बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 20 अप्रैल है, दिन है पीर का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर मर्दान जलसा और क्या ऐलानात किए गए और क्या एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, ये आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ अवाम का सुनामी और क़यादत से मायूसी का इजहार किया गया, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर लीगी प्रोजेक्ट जल गया, नाकाम हो गया और पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान मुशरिकीन ने ओवर द ईयर्स कौमी ख़जाने को कितना नुकसान पहुंचाया, आज पाकिस्तान की आवाम कितनी भारी कीमत अदा कर रही है, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर सीज़ फायर ख़त्म और ट्रंप बदमाशी पे उतर आया और ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है हमारा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और याद रखिएगा कि तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स का मकसद ये है कि एक तो स्किल सेट और फिर थैलेसीमिया अलर्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसे पाकिस्तान में आप सपोर्ट करें और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक खबर दूँ कि मर्दान जलसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम और आम वर्कर जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। सुहेल अफरीदी, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और बाकी लोगों ने तकरीरें की और वर्कर मायूस होकर वापस किया है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्कर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐलान होगा, धरना होगा, आइंदा का लाएमल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो तकरीरें की गई, एक मायूसी फैली है और कुछ बातें जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और माजी में इमरान खान ने एहतजाज के हवाले से और जो जहाँ तक असम्बली के इजलास का ताल्लुक है, इस पर वो क्या कह चुके हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। कारकुनान की एक बड़ी तादाद आज मर्दान पहुंची है और अगर कोई इसे अपनी कामयाबी करार देता है तो याद रखें कि ये इमरान खान की कामयाबी है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को ना भूली है और ना ही कभी किसी को भूलने देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बल्कि काबज़ीन ने एक जलसा करके पाकिस्तान की आवाम पर और इमरान खान पर बहुत एहसान किया और वो ये साबित करना चाहते थे कि इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम जो है वो नहीं भूली। देखें, ये जलसे करने से पाकिस्तान की आवाम को या फिर किसी और को यकीन दिलाने की मेरा ख्याल है आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आवाम इस हुकूमत से जिस रात को 2024 को इंतखाबात के नताइज को बदला गया, उससे पहले इमरान खान को जेल में डाला गया, पाकिस्तान में एक हुकूमत को घर भेजा गया, रजीम चेंज हुई, ये तंग आ चुकी थी। इमरान खान की बगैर किसी कॉल के लोग निकले, कोई कायद नहीं था, कोई लीडर उनको निकालने वाला नहीं था। कराची से लेकर खैबर तक आपको शहर शहर, गली गली, नगर नगर आपको लोगों की एक बड़ी तादाद नज़र आई। लोगों ने एहतजाज किया, इमरान खान के हक़ में एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद कैसर, असद उमर के मुझे आज भी वो रिमार्क्स याद हैं और स्टेज पे खड़े होकर लोगों के उस मजमे की तरफ देखकर असद उमर के अल्फाज थे कि हम खुद हैरान हैं कि लोगों का इतना बड़ा रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन होगा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। अगर ठीक 3 बरस पहले ये रिएक्शन था, आज तो आपने इतना जुल्म किया, आपको किसी जलसे की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ तहरीक चलानी है, लोगों को निकालना है, एहतजाज करना है, सड़कों पे आना है। लेकिन ये ऐसा कोई ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कायद ने, किसी लीडर ने, किसी काबिज़ीन में से किसी ने नहीं किया। मैं इनको काबिज़ीन नहीं कहूँगा और आपने इनके नामों को याद रखना। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम सियासी और जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करेंगे, हर चौक डी चौक बना देंगे, ताकतवर देख लें, अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखें, ये आप ताकतवरों को ना दिखाएं, उनको पता था और पता है कि पाकिस्तान में हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। 1000 साल भी 1000 जलसे आप करते रहें, ये इन जलसों में अवाम कभी भी आना बंद नहीं करेगी। इतनी सख्ती, इतना सब कुछ होने के बावजूद और ऐसी क़यादत के बावजूद पाकिस्तान की अवाम निकली, इन खम्भों के साथ निकली, इन खम्भों के लिए निकली, इन खम्भों के पीछे काफिलों की शक्ल में निकली। ये इमरान खान की मोहब्बत की वजह से हुआ। आप कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं, उन्हें पता है कि इमरान खान कितना मकबूल है, इसीलिए इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए कभी जज बदल दिया जाता है, कभी तरमीम कर दी जाती है, कभी कानून बदल दिया जाता है।
ये ऐसे नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि इनके पास इमरान खान को जमहूरी तरीके से हराने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब भी आए, मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आखिर में जो जिस तरह की इन्होंने तकरीर की, वो रिएक्शन आप सोशल मीडिया पे इनके हवाले से कैंपेन भी चल रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा कि ये बात करते थे, आगे से खामोशी थी। पार्टी का चेयरमैन हो और इमरान खान के बाद नंबर 2 हो और अवाम उसकी बात को ना सुने और बल्कि खामोशी इख्तियार करे, ये कैसे मुमकिन है? ये एक रिएक्शन है, पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन आपके खिलाफ है। इसको पता था कि पाकिस्तान की आवाम उसके बारे में क्या सोचती है, इसको मालूम है कि तहरीक के अंदर इसकी क्या हैसियत है, इसीलिए ये एक प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सारा काम कर रहा है। मुझे तो सुहेल अफरीदी के ऊपर भी अब ये सवाल उसकी ज़ात से ज़रूर अब जुड़ गया है कि आप ऐसे शख्स के साथ क्यों बैठते हैं जो इमरान खान को, बहनों को बार बार धोखा देता है। सुहेल अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुने और जो उन्होंने आज ऐलान किया और जो इस हिकमत अमली का हम इंतजार कर रहे थे वो तो नहीं आई, लेकिन एक नई हिकमत अमली आ गई है। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा था कि मैं भी तैयार हूँ, कौम भी तैयार है, आप हुक्म करें, अगले दिन हम इस्लामाबाद होंगे। मेरे लीडर ने कहा कि अभी मेरी कॉल का इंतजार करो, लेकिन 10 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करो। आज देखो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, ये सब इमरान खान की वजह से आए, मेरी ज़ाती कोई हैसियत नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान के लिए एक बार नहीं 1000 बार अपनी जान कुर्बान करेंगे। देखिए, मैं इस बात को इसलिए तस्लीम नहीं करता क्योंकि अलीमा खान ने एक बात कही थी कि अगर आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो कम से कम आप अटक तक तो आ सकते हैं। और जहाँ तक सलमान सफदर का ताल्लुक है, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। और अगर ये बातें हुई हैं और पॉलिटिकल कमेटी को और बाकी लोगों को पहुँचाई गई, तो फिर अलीमा खान ये क्यों कह रही हैं कि अटक तक तो तुम आ सकते हो ना, अगर इस्लामाबाद नहीं आ सकते। पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हमने सुख का सांस नहीं लिया। इमरान खान की हुकूमत गिराई, हमारा GDP 6%, आज 2% हुआ। आगे चलकर मैं आपको ना इस GDP की कहानी भी सुनाऊंगा, तो इस पोर्शन को हम स्किप करते हैं। खान साहब की सेहत, बुशरा बीबी की उन्होंने जो सेहत के हवाले से भी कुछ बातें की, लेकिन दोस्तों एक जो चीज़ उन्होंने कही और आइंदा का लाएमल के हवाले से, चूँकि आगे हमने नदीपुर जो प्रोजेक्ट है, इस लीगी हुकूमत ने किस तरह उसको जलाया और पाकिस्तान की आवाम को 57 अरब रुपए में से 95 मेगावाट बिजली दी, वो स्कैंडल आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जहाज़ पर कब्जा किया अभी भी आपको बताएंगे। उनकी फैमिली की मौजूदगी में नहीं होता, उनकी ज़ाती डॉक्टर की निगरानी में बुशरा बीबी और ख़ानदान और इमरान खान का इलाज नहीं होता। अगला इजलास असम्बली का हम मैदान में करेंगे, ग्राउंड में होगा। देखें, इमरान खान तो पिछले 2 वर्षों से कह रहा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 ऑलमोस्ट 2.5 बरस हो गए, जब इक़्तिदार में आई तो खान साहब ने कहा था कि असम्बली का इजलास अडयाला के बाहर लगाओ। किसी अलीमीन गंडापुर की हुकूमत ख़त्म हो गई, वो चला गया घर, उसे तौफीक नहीं हुई। अब सुहेल अफरीदी साहब को चाहिए था कि ये हुक्म इमरान खान का था ना कि अडयाला के बाहर असम्बली लगाई जाए, तमाम जो KPK के आपके जितने भी MPs हैं उनको बुलाया जाए, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड में होगा। किस ग्राउंड में? जो आपकी KPK असम्बली है उसके ग्राउंड में होगा क्या? आप इसे KPK में किसी ग्राउंड में करें, कहाँ करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? फिर दूसरी बात, 25 अप्रैल को PTI का यौम तासीस, इस पर मैं कश्मीर में जा रहा हूँ और 1 मई को दोबारा इंशाल्लाह लाहौर आऊँगा। देखिए, इस पूरे प्लान के अंदर इस्लामाबाद नहीं है। मैंने ना PTI के एक दोस्त से बात की जो इनके बहुत करीब हैं। मैंने उनसे पूछा कि चक्कर क्या है। उन्होंने कहा जी कि चक्कर ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि खबरदार इधर आए ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और पहले ये पैगाम बड़े प्यार से पहुंचाया गया, फिर अचकजई के ज़रिए पहुंचाया गया, फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास के ज़रिए पहुंचाया गया, फिर बैरिस्टर गौहर के ज़रिए पहुंचाया गया कि भाई इस्लामाबाद नहीं आना और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ठीक है, आप करें इंपॉर्टेंट काम। इन्होंने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो लाएमल था इस्लामाबाद का, पिंडी का, इसे कैंसिल कर दिया और अब ये मोमेंटम बनाने के लिए लाहौर जा रहे हैं। और इसमें इन्होंने इस्लामाबाद को कैंसिल इसलिए किया चूँकि इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि खबरदार कोई इस्लामाबाद आया तो इस दफ़ा हम तुम्हारे साथ जो पहले सलूक हुआ था इससे भी ख़तरनाक जो है वो तुम्हें हालात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए पिंडी इस्लामाबाद इनके प्लान में नहीं है, अभी लाहौर जाएंगे। दोस्तों, एक और बात वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखने का हुक्म दिया। मैं 25 अप्रैल को कश्मीर और 1 मई को लाहौर जाऊंगा और असम्बली का इजलास ग्राउंड में होगा। तो ये एक प्लान था, इतना बड़ा आपने जलसा किया। उस जलसे के बाद एक तो कश्मीर का जो यौम तासीस और फिर लाहौर का एक जो प्लान है वो निकला है। इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आती। मैं आपको एक ख़बर ये भी दे दूँ कि कप्तान के केसेस की समात ये मुलतवी हो रही है जी। वफाकी आईनी अदालत ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी है और पीर के रोज़ इस्लामाबाद मुकदमात की समात नहीं होगी और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके हवाले से जी खामोश है। और फिर
एक और दूसरी तरफ 22 अप्रैल को इमरान खान की केसेस की समाअत थी और इन दोनों मुज़ाकरात दोनों केसेस जो हैं मुज़ाकरात की वजह से इसे एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। तो खान साहब के जो केसेस हैं वो बार बार एक मुलतवी इसलिए किए जा रहे हैं ताकि उनको रिलीफ ना मिले, उनके हक में फैसला ना आए, और वजह ये बताई जाती है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। और दोस्तों आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मामला अब दोबारा से सर उठा रहा है और हमने जब से ईरान जंग शुरू हुई पाकिस्तान में ख़ासतौर पे पंजाब के अंदर लोड शेडिंग होते हुए देखी। अवाम ने सवाल शुरू कर दिए और जब सवाल हुए तो यकीनन इसके जवाब भी आए, और ये नून लीग के हलकों में से जवाब नहीं आए बल्कि अवाम ने इनकी हकीकत, इन प्रोजेक्ट्स की जो नून लीग के दौर में शुरू किए गए और महंगी बिजली पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफे के तौर पर दी गई, इसका पोल खोलना शुरू कर दिया। और फिर बात से बात निकलती गई, हुकूमती वुज़रा को सच कौम के सामने रखना पड़ा, और फिर वो लोग जो बाजी में नवाज शरीफ साहब के इस कबीले का ताल्लुक थे अब वो भी बोल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें जब उनसे ये सवाल हुआ कि पाकिस्तान में ये जो महंगी बिजली के आपने प्रोजेक्ट्स चलाए और इतने महंगे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये जो मुआहदे किए गए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि दोस्तों याद होगा कि 2014 और 18 के दरमियान नून लीग की हुकूमत थी, और 18 जब ख़त्म हो रहा था पीडीएम के दौर से पहले, जब नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया तो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। अब मिफ्ता इस्माइल चूँकि ये इकट्ठे हैं और फिर उनसे एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने क्या कहा, वही कहते हैं कि मुझे और शाहिद अब्बासी को जेल में डालें। मिफ्ता इस्माइल साहब के इस इंटरव्यू में वो नून लीग पर जहाँ पर नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का एक तरह से गिरेबान भी पकड़ लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गिरेबान पकड़ा, उन लोगों का जिनके दस्तखत इस मुआहदे के ऊपर मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि LNG और कोयले के प्लांट्स जो मियाँ नवाज शरीफ ने लगाए थे ये उनकी सिग्नेचर पॉलिसी है। अगर अली परवेज़ मलिक और अवैस लगारी को इस पॉलिसी से इख्तलाफ है तो फिर उनको ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अगर ये नून लीग की डेवलपमेंट पॉलिसी को भी नहीं मानते तो फिर किस चीज़ के लिए पार्टी में बैठे हुए भाई? अगर आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने IBPs प्लांट्स लगाने, कतर से गैस लेने के अमल में और टर्मिनल लगाने में गलती की थी, तो उनके जो इरादे हैं मेलाफाइड इरादे थे, उनकी इंटेंशंस गलत थी, तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। और आप इस पार्टी में ये नहीं कह सकते कि जनाब 2018 और जो 14 में जो मुआहदे किए गए उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम इसकी कीमत अदा कर रही है, बल्कि आप लोगों के गिरेबान पकड़ने चाहिए। ये कौमी जो आपने एक तरह से एक गफलत बरती, कौम का जो नुकसान किया, इस पर पाकिस्तान की आवाम आपसे सवाल भी करेगी और आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। फिर वो ये कहते हैं कि क्यों बैठे हैं इक़्तिदार में, अलग हो जाए इक़्तिदार से। अवैस लगारी और अली परवेज़ इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं। अगर अली परवेज़ मलिक साहब और शहबाज शरीफ साहब LNG टर्मिनल से मुतल्लिक केस करना चाहते हैं तो कर दें, शाहिद खाकान अब्बासी और मुझे वापस नैब में डाल दें। लेकिन ये बात याद दिला दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जो मुआहदा किया था वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना से मंजूरी के बाद किया, तो सर गेम ही खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में ये लोग ढंडोरा पीटते हैं कि महंगी बिजली। पाकिस्तान के अंदर 4 साल आपने ये मंजन बेचा कि इमरान खान मुल्क का बेड़ा करके चला गया, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम ने आपसे क्या सवाल करना था? आपके अपने वुज़रा आपके खिलाफ बोल रहे हैं और इनके पास पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, और जवाब जो अब इन रिपोर्ट्स की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों इसहाक डार ने ICC में इसे मंजूर किया और शहबाज शरीफ साहब ने इसमें हर जगह, अगर उनका रोल कहा जाए कि मौजूद था तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अली परवेज़ मलिक और अवैस लगारी को कह देना चाहिए कि साहिवाल में जो कोयले के प्लांट्स लगाया गया इसको लगाना बेवकूफ़ी थी। सूबे के वस्त में कोल लगना चाहिए या शोर के पास लगना चाहिए? क्या ज़री ज़मीन पर लगना चाहिए या फिर कहीं और लगना चाहिए? इतना महंगा कोल ट्रांसपोर्ट करने से बेहतर नहीं था कि बिजली ट्रांसफ़र कर देते? इन लोगों यानी अली परवेज़ मलिक और अवैस लगारी को ये बात करनी चाहिए। वो क्यों करेंगे? मिफ्ता भाई, आप इस हुकूमत को PDM के दौर में लीड कर रहे थे। आप लंदन आए, आपसे मुलाकात हुई, आप उस वक्त नवाज शरीफ साहब के सामने बैठकर अपनी कारकर्दगी को जस्टिफाई करते रहे, लेकिन डार साहब ने आपका पता काट दिया। अगर आज आप बोल रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसका हिस्सा थे। अगर आप ये कहते हैं कि काबीना की मर्जी से हुआ, नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर उनकी सिग्नेचर अथॉरिटी थी और ये उनकी पॉलिसी है, तो आप भी उस पॉलिसी में उतने ही मुलव्विस है उसको बनाने में जितने नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से सब कुछ हुआ। अब पाकिस्तान में ये जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है बिजली के हवाले से। और फिर पिछले हमने कुछ अरसे में जो प्रोजेक्ट्स की बार बार बात की जाए, दोस्तों एक माजी का प्रोजेक्ट है नंदीपुर।
आपने इसका नाम सुना होगा। और नंदीपुर प्रोजेक्ट में करप्शन, नून लीग का मशहूर जमाना ये केस था पावर प्रोजेक्ट का, जिसमें 57 अरब रुपए में इसको मुकम्मल किया जाता है। और इससे कितनी बिजली बनेगी, ये सवाल आपके जहन में फौरी आया होगा कि अगर 57 अरब का एक प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में, तो फिर लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। 95 मेगावाट, सिर्फ 95 मेगावाट इस मंसूबे से नवाज शरीफ साहब के दौर में ये बिजली पैदा होती है और 5 रोज के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इससे ज्यादा इसकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। यानी आपने 57 अरब का एक प्रोजेक्ट लगाया और 95 मेगावाट बिजली पैदा की, तो कौमी मुजरिम कौन हुआ? नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ लोग बैठकर टीवी पर कहते हैं कि नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा आदमी है, और नवाज शरीफ इतना बड़ा आदमी है कि वो जहाज के पायलटों को क्या देता है, वो टिप देता है डॉलर्स के अंदर। तो ये जो कौमी मुजरिम है, जिसको आपने कौमी मुजरिम बनाकर पेश किया, तोशा खाना, इद्दत में नकाह का केस, फिर इसके साथ साथ दीगर केसेस 190 बिलियन पाउंड, ये पाकिस्तान के खजाने में गए। किसी की घड़ी से पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा जितना ये कौमी मुजरिमों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। कोई है कि जो इनका गिरबान पकड़कर इनसे सवाल कर सके कि पाकिस्तान को लूटने वाले असल में कौन है? ये कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। एक आ जाएंगे कहेंगे कि जनाब हम तो पाकिस्तान को बचाने वालों में से हैं। तो ये बनाने वाले और बचाने वाले किस तरह से पाकिस्तान को आज 78 बरस तक और 78 बरस मुकम्मल होने के बाद भी लूट रहे, ये प्रोजेक्ट्स चीख चीख कर दोस्तों आपको बता रहे हैं। और दोस्तों तब से अब तक प्रोजेक्ट की मशीनरी फर्नेस ऑयल के लिए डिजाइन की गई थी और इसे गैस पर चलाया जा सकता है। इसका जो इसमें प्रोविजन रखा गया था कि अगर आप दोनों में चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। मगर इंजीनियर से गलती क्या की, इन्होंने प्लांट को क्रूड ऑयल से चलाने की कोशिश की और जिसके नतीजे में टरबाइन सिर्फ 5 रोज चलने के बाद तबाह हो गई और इससे पैदा होने वाली बिजली तब 42 रुपए फी यूनिट में पड़नी थी। नून लीग ऐसे प्रोजेक्ट्स को तरक्याती प्रोजेक्ट्स के तौर पर पेश करती है, यानी कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सारी तरक्की सिर्फ लाहौर में हो रही है। नीला गुंबद को उन्होंने उसकी एक्सटेंशन का एक प्रोग्राम बनाया, बहाली का प्रोग्राम, इसी तरह लाहौर के दीगर प्रोग्राम। लेकिन मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है जिनके लिए ये प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स एक तो इनकी ना तजर्बाकारी और नाअहली की वजह से आज इसकी कीमत जो कौम अदा करी है। कहते हैं जी कि तजर्बाकार बड़े थे। आपको याद होगा जब पीडीएम की हुकूमत आई तो हमें ये चूरन बेचने की कोशिश की कि जनाब तजर्बा नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तजर्बा नहीं था, तजर्बाकार अब लोग आ गए। फिर लगाता है, अगर खाता है तो चले लगाता भी तो है ना। इस किस्म की बातें हमें सुनने को मिली। कौमी मुजरिम आज पाकिस्तान की हुकूमत पे बैठे हुए हैं और ये कौम के मुजरिम हैं। फिर आगे चलते हैं एक कदम। लीगी हुकूमत में इस प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड को आग लग जाती है। ये कोई नया काम नहीं हुआ। जरदारी के रिकॉर्ड को आग लग जाती है, नवाज शरीफ के रिकॉर्ड को आग लग जाती है, कचहरी को ये आग लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके करतूत जो हैं फाइलों में जिंदा हैं और उनको जलाने के लिए, दबाने के लिए सब काम किया जाता है। कंप्यूटर का बैकअप रिकॉर्ड भी इन्होंने जी ज़ाया कर दिया और फिर पता ही चला कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज होता है, जिन्होंने बाद में बताया कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कहने पर हमने आग लगाई। तो उसमें दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने नदीपुर पावर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कैप्टन महमूद को तमगा इम्तियाज़ देने की वज़ीर आज़म से सिफारिश भी की थी। तो ये तमगे वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले। मैं 2 रोज़ पहले एक वीडियो देख रहा था, वो जिसने घड़ी ख़रीदी थी खान साहब की, वो पाकिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशन के साथ फिर रहा है और वो किस किस्म की पॉलिसी पाकिस्तान की, यानी जेडी वेंस इस तरफ से आ रहा है और वो गालिबन फारूक साहब हैं, वो मुझे तो खैर उसका नाम भी नहीं याद, और ऐसे लोगों का नाम याद रखना भी नहीं चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया एक घड़ी के ऊपर गवाही देकर और फिर उनको तमगे दिए गए। तो पाकिस्तान में आपको इस तरह की ना एक खेप मिलेगी लोगों की जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन आपको टॉप पे नजर आएगी। ये कहते हैं ना जी कि सी पैक बंद करवाया, फलाने करवाया। आप जब जाकर जरा एहसन इकबाल से अकेले में पूछे ना कि किस जनरल के कहने पर सी पैक को बंद करवाया गया, क्योंकि आप अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे और उस वक्त भाई साहब को एक्सटेंशन का भूत सवार था और ये सारा मुद्दा जो है इमरान खान पर डाल दिया जाता है। दोस्तों पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें, एक टाइम में 70% जो हमारी ज़रूरियात थी, यानी एक्सपोर्ट से हम पूरी करते थे, और वो ज़रई जो अजनास थी, जो प्रोडक्ट्स थी आपकी, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती। अब खबर ये आ रही है कि एक ज़रई मुल्क में फूड इंपोर्ट का बिल ख़तरनाक अंदाज में बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही एक तकलीफ दह खबर है। एक और तकलीफ दह खबर पाकिस्तान के अवाम के लिए डॉन की जी खबर है, और इसके मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट बिल 7.09 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है,
जो गुज़श्ता माली साल के इस दौरानिए के मुकाबले में 15.22% ज़्यादा है। गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह के दौरान फूड इम्पोर्ट बिल की मालियत 6.15 अरब डॉलर थी। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि जहां खाने की अशिया की इम्पोर्ट बढ़ी, वहीं खाम फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट 34% तक गिर गई। गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह में ऐसे एक्सपोर्ट्स की मालियत 5.6 अरब डॉलर थी, जो रवां माली साल के इसी अरसे में कम होकर सिर्फ 3.80 अरब डॉलर रह गई। ज़राअत ज़वाल पजीर कैसे हुई? देखिए, जब आप पाकिस्तान की जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर से आलू मंगवाएंगे, आप टमाटर मंगवाएंगे, चीनी, गंदम, ये सब चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे, तो फिर आपकी जो अपनी फसल है वो कहाँ जाएगी? वो करते क्या हैं जी, इसको औने पौने खरीद कर अपने जो मिल के मालकान हैं उनके पास चली जाती गंदम, और चीनी का भी ये हाल करते हैं, और उसके ऊपर सब्सिडी के जरिए पैसा बनाया जाता है। एक ऐसा मुल्क यानी 7 अरब डॉलर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट पर खर्च कर दें तो पीछे रह क्या जाएगा? 7 अरब, 3 अरब के लिए हमने यूएई से पंगा लिया, सऊदी अरब के हम तरले कर रहे हैं, तो 7 अरब ये पैसा पाकिस्तान में रह सकता था अगर हम अपनी ज़रूरियात को पाकिस्तान में खुद ही पूरा करते। आपको बाहर देखना ना पड़ता, लेकिन हम 7 अरब की इंपोर्ट जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं बाहर से, और ये सारा नुकसान पाकिस्तान के ख़जानों को हो रहा है। और जब नाअहल बैठ जाते हैं ना कुर्सियों पर, फिर अंजाम यही होता है, कोई प्लानिंग नहीं है। जब आप बाबू लोगों को पाकिस्तान की बागडोर देंगे, और ये जो औरंगज़ेब साहब हैं जो एक तरह से पढ़े लिखे अकाउंटेंट हैं, तो हालात फिर यही होंगे। जहाँ पर एहसन इकबाल जैसे लोग बैठे हों जो आपको 15-20 साल के मंसूबे सुना रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं करना, हमारी अगली नस्लें आ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसी तरह तरक्की के रास्ते पर कभी भी गामज़न नहीं होगा। अल्लाह ना करे ये बातें आने वाले सालों में दुरुस्त हों, लेकिन दोस्तों इनकी प्लानिंग से यही लगता है कि ये कितने बड़े धोखेबाज हैं। पाकिस्तान में ज़राअत ज़वाल पजीर कैसे हुई? मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ज़राअत उसकी जीडीपी का 53% थी। ये बहुत बड़ा नंबर है जी। मुल्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का निज़ाम था, रूस से 3 गुना ज़्यादा रकबा सैराब होता था। ये इमेजिन करें कि इतना बड़ा आपके पास एक नेटवर्क, और फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कपास, गंदम, चावल, गन्ना, फलों में ना सिर्फ खुद कफील थे बल्कि बरामदात भी होती थी। फीकस पानी की दस्तियाबी 5260 क्यूबिक मीटर सालाना थी। ये एक ऐसा मुल्क था जिसे कुदरत ने ज़रख़े ज़मीन, बहता पानी, मौसम की नेमत से नवाजा। आज 77-78 साल के बाद यही मुल्क सालाना 7 अरब डॉलर से ज़्यादा की खुराक जो बाहर ख़रीदता है, बाहर से मंगवाई जा रही है। पॉलिसी की नाकामी कैसे होती है जी? ज़राअत के ख़िलाफ़ जो आपकी पॉलिसी थी वो गलत थी। सनत को तरजीह देने के बाइस ज़रूरी शोबा पस मंज़र में चला गया। ज़राअत का जीडीपी में हिस्सा 53% से घटते घटते आज सिर्फ 18.9% रह गया। और सितम ज़रीफ़ी दोस्तों ये है कि 42% लेबर फोर्स अब भी इस शोबे से वाबस्ता है, यानी आधी आबादी मईशत के 5वें हिस्से पर गुजारा कर रही है। और फिर पाकिस्तान में किसी किस्म की रिसर्च नहीं होती। आपने काश्तकारी नए तरीके, आपने कुछ इससे सीखा नहीं है। और क्या हो रहा है कि आप दुनिया में चीज़ों को इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। देखिए, जिसने चीज़ बेचनी है उसे महंगी चीज़ बेचनी है। पाकिस्तान अगर इसे मकामी तौर पर प्रोड्यूस कर रहा हो, ना सिर्फ आप अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे बल्कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कपास का अलमिया क्या है? मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से ठीक 20-22 साल पहले टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ना बहुत सारे इश्तिहार आते थे, कपास की फसल है और फिर उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी चीज़ों के फर्टिलाइज़र के। आपने कभी देखा कि पिछले कई सालों से ऐसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब कपास की फसल जो है कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कपास कभी पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत और ज़र मुबादला का सबसे बड़ा ज़रिया था, लेकिन अब आप देख लें कि इसकी पैदावार ना होने के बराबर है। और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में कपास की पैदावार में कमी से 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 120 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, 80,000 से ज़्यादा मुलाजमतें ख़त्म हो जाती हैं। इसी अरसे में जो मकई है वो 15%, सुकड़ी और गंदम की पैदावार में 11% कमी का खदशा पैदा हुआ। आज पाकिस्तान मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से दालें, रूस और यूक्रेन से गंदम, ब्राज़ील से चीनी और कीनिया से चाय खरीदता है। देखें, चीनी पाकिस्तान में कभी कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर माफिया राज है, वहाँ पर हुक्मरानों के ख़ानदान और इनके बच्चे और इनके अपने जो मुलाजमीन हैं उनका कब्ज़ा है। तो वो किस तरह से पाकिस्तान को इस रास्ते पर यानी तरक्की के रास्ते पर गामज़न करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से एक अपडेट ये दे दूँ कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर अगर ये कहा जाए कि धमकी दी है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है।
और डोनाल्ड ट्रंप अब धमकियों पर इन्हिसार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा जी कि अगर मेरी बात को, मेरे प्रोजेक्ट को और मेरी प्लान को तस्लीम ना किया गया तो फिर हम तुम्हारे पुलों को निशाना बनाएंगे, हम तुम्हारे घरों को निशाना बनाएंगे, हम तुम्हारे जो बिजली घर हैं उनको तबाह कर देंगे, पावर प्लांट्स को तबाह करेंगे। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ईरान ने आबद हुर्मुज़ बंद करने का कहा, जो कि अजीब बात है। ईरान को मुनासिब डील ऑफर की, उम्मीद है कि उसे कबूल करेंगे। अगर कबूल ना की गई तो फिर ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। जैसे ईरान ने आबद हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया, सर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और इसके बाद ही धमकी देना शुरू कर दी और फतह का ऐलान कर दिया। देखिए अब ये होगा क्या, जो मुझे नज़र आ रहा है। मेरे ना एक थिंक टैंक है अमेरिका में, विल्सन सेंटर, वहाँ पर ओवर द ईयर्स मेरा जाना भी हुआ। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने रिकॉर्ड भी किए। इफ़ यू आर फ्रॉम अमेरिका तो आपको पता होगा कि मैं विल्सन सेंटर, माइकल कुगलमैन इनका मुस्तकिल जो है वो मेंबर भी है और उनके लिए काम भी करता है इस थिंक टैंक के लिए। तो मेरी ना कुछ लोगों से वहाँ पर बात हुई, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि वहाँ पर अमेरिका में इस वक्त चल क्या रहा है। तो मुझे उन्होंने बताया, कोट अनकोट, वो ये बताते हैं जो सोर्सेस विल्सन सेंटर में जिनसे मेरी बात हुई, कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला हर सूरत करेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। अब तो डील हो रही है और पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। तो वो आगे से वो मुस्कुराना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया जिसे वो रिपब्लिकन्स के सामने रख सकें। देखें, अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है, जो आपकी डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स है, वहाँ पे रिपब्लिकन सोच रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं विद इन द पार्टी भी। हम तो सिर्फ ईरान, अमेरिका, नेतन्याहू, नेटो, दुनिया के तनाज़ुर में देख रहे हैं। तो जो विद इन अमेरिका जो पॉलिसी वो ये बताती है कि रिपब्लिकन्स की तरफ से एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है कि तुमने पार्टी का कुछ नहीं छोड़ा और आने वाला जो अगला हमारा टेन्योर होगा वो हम सिक्योर नहीं कर सकते। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं कुछ ऐसी हमारे पल्ले है ही नहीं जिसके ऊपर हम कैपिटलाइज करें या जिसको हम इलेक्शन में बेच सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त दो महाजों पर इस वक्त मुंह की खानी पड़ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप बकौल उस शख्सियत की जिनसे मेरी बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते कुछ ऐसा करेगा ईरान में कि इसे वॉर ट्रॉफी के तौर पे पेश किया जाएगा। अगर आप गौर करें ना तो उसे अपनी फतह का ऐलान किया है, धमकी दी, फतह का ऐलान किया, शुक्रिया अदा किया, ये तीन चीज़ें। तो जब ये मुज़ाकरात अगर आगे नहीं बढ़ते और कोई डील नहीं होती, ये हमले करेंगे और फिर अमेरिका में जाकर कहेंगे कि देखो हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया और अब दुनिया जाने, दुनिया का तेल जाने, आपने हुर्मुज़ जाने, जो हमने अचीव करना था हम इसे अचीव कर चुके हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है तो वो अपनाई जा रही है। फॉक्स न्यूज़ की सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफ़ दे डोंट साइन द डील द होल कंट्री इज़ गोइंग टू गेट ब्लोन अप। और ये एक बड़ी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। बस ये हमारी आज की नशिस्त थी। अगली वीडियो में यानी इरफान हाशमी टॉक्स में मैं आपको इंटरनेशनल जो सिनेरियो डेवलपमेंट हो रही है इस पर तफसील से हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।